हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर ह्यूमन आई के बारे में। तो आज इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं ह्यूमन आई। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। चैप्टर ह्यूमन आई के बारे में देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात तो ये, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ डिफेक्ट ऑफ विजन्स के बारे में। साथ में एक टॉपिक होगा हमारा, फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग ह्यूमन आई के बारे में और बात करते हैं, देखते हैं ह्यूमन आई एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों डेफिनेशन की कि ह्यूमन आई एक्चुअल में क्या है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज अ ह्यूमन आई, तो आप उसे क्या एक्सप्लेन करोगे। देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं जनरली किसी से पूछूं तो वो मुझे ये बताएगा कि ह्यूमन आई का यूज होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके थ्रू देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग साइंस की लैंग्वेज में बताएं तो हम उसे बताएंगे कि जो ह्यूमन आई होता है बच्चों, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है ये? मस्कुलर ऑर्गन। और अगर हम लोग मस्कुलर ऑर्गन ना कहें, मस्कुलर सेंस ऑर्गन कहें तो और बेटर होगा, क्योंकि ये एक सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है ना। दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सिंपली आप लोग बताएंगे दैट इज व्हाट इज अ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज अ सेंस ऑर्गन दैट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन आई कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब जो इसके पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में। और अगर हम लोग बात करें बच्चों स्ट्रक्चर की, तो बहुत सारी चीजें हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों कॉर्निया की, किसकी बात करूं मैं? तो कॉर्निया क्या होता है? जो हमारा जो आईज होता है, उसकी जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ये जो सबसे आउटर लेयर आप लोग देख रहे हो ना बच्चों, ये अपने आप में ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ये अपने आप में एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक ह्यूमन आई है, और इस ह्यूमन आई में अगर हम लोग देखें, ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्लियर बात है? सबसे पहली बार जब रे ऑफ लाइट आके टकराएगी तो वो कॉर्निया पे आके टकराएगी। कॉर्निया के थ्रू ही वो क्या करेगी? आपकी आईज के अंदर एंट्री करेगी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कॉर्निया क्या होता है। तो कॉर्निया के बारे में हमें क्या पता चला बच्चों? कॉर्निया के बारे में पता चला कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। आपकी आई के फ्रंट को क्या करता है? कवर करता है। लिखा मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई टेक्स प्लेस थ्रू द कॉर्निया। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहां से होता है लाइट का, तो कॉर्निया से होता है। कहां से होता है? कॉर्निया से होता है। इसके बाद चलते हैं बच्चों किसके पास? चलते हैं इरिस के पास। इरिस क्या होता है बच्चों? देखो, आपकी जो आईज होती है ना, आपकी जो आईज होती है, इसके ये देखो, इस आईज में एक आपको ब्लैक कलर का सर्कल दिखाई देता है। ब्लैक कलर का एक सर्कल दिखाई देता है, जिसे हम इरिस कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इरिस कहते हैं। लिखा है यहां पर देखो, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक मस्कुलर डायफ्राम होता है। एक मस्कुलर क्या होता है? डायफ्राम होता है। देखो कहां है वो डायफ्राम, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना इरिस, ये जो मस्कुलर डायफ्राम देख रहे हो, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये क्या है बच्चों? ये है इरिस। जो आपकी आईज का ये ब्लैक सर्कल जो आप देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इरिस कहते हैं। अगर हम लोग यहां पर देखें तो देखो, इस आईज में आपको एक ये डार्क होल दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है। इस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं इरिस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इरिस कहते हैं। इसी के बाद आपको एक चीज और देखने को मिलेगी बच्चों, एक बात और देखो, उसके बाद बात करेंगे उसके बारे में। ये जो आपकी इरिस होती है ना बच्चों, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल। लिखा है इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। द कलर ऑफ द इरिस रिप्रेजेंट द कलर ऑफ द आईज। मतलब किसी पर्सन की जो आईज का कलर होगा वो कैसा होगा, वो उसकी इरिस के कलर पे डिपेंड करता है। बात समझ में आएगी ना? कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी आईज का कलर जो होता है ब्राउन होता है,
कुछ ऐसे होते हैं जिनका ब्लू होता है, कुछ ब्लैक होता है, तो वो कलर किसका कलर माना जाता है? इरिस का। ठीक है ना, तो ये कई बार जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं प्यूपिल। देखो बच्चों, प्यूपिल क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना इसमें सर्कल, ब्लैक सर्कल, इसके बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अगर हम अपने क्वेश्चन पे चले बच्चों, अगर हम अपने क्वेश्चन पर चलें और वी कैन से अपने फिगर पर चले हम लोग, तो देखो कहां होता है ये, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये इरिस है ना, इरिस के सेंटर में एक होल होता है। सेंटर में क्या होता है? एक होल होता है। उस होल को हम लोग क्या कहते हैं? उस होल को हम कहते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल के थ्रू ही क्या होता है? लाइट हमारी आईज के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, यहां पर एक चीज और भी आती है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, इरिस प्यूपिल के बारे में। देखो बच्चों, यहां पर एक कुछ नोट में लिखा है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो क्या कहता है नोट। ये तो समझ में आ गया कि भाई प्यूपिल क्या है? इट इज अ स्मॉल होल बिटवीन द इरिस थ्रू विच लाइट एंटर इनटू द आईज। आईज के अंदर लाइट जो है वो एंट्री करती है किसके थ्रू? इरिस, सॉरी, प्यूपिल के थ्रू। अब यहाँ पे देखो एक नोट लिखा है। अब ये नोट क्या लिखा है सुन लो ध्यान से। ये जो हमारी आईज होती है ना, इसके अंदर जो प्यूपिल है उसका जो साइज होता है वो कभी कम खुलता है, कभी ज्यादा खुलता है। अब बात आती है कि कब कम खुलेगा और कब ज्यादा खुलेगा। देखो, अगर आप किसी ऐसे रूम में बैठे हैं जहां पर बहुत ज्यादा लाइट है, तो ये अपने साइज को कम कर लेता है। कम क्यों करता है? कहीं ज्यादा लाइट आपकी आईज के अंदर एंट्री ना कर जाए। और जब कहीं डिम लाइट में आप बैठे होते हैं तो ये अपने आप को कंप्लीटली ओपन कर लेता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट इसके अंदर एंट्री कर सके। तो लिखा है बच्चों हमारे पास, इन डिम लाइट प्यूपिल ओपन्स अप कंप्लीटली। डिम लाइट में अपने आप को कंप्लीटली ओपन करता है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इरिस मसल्स, क्योंकि इरिस मसल्स अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हो, जिससे क्या होता है? इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। मोर अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनटू द आईज, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट एंट्री कर सके आईज के अंदर। वेयर एज इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में क्या होता है? इट बिकम वेरी स्मॉल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इरिस मसल्स। मतलब इसके साइज को कौन कंट्रोल करता है? इरिस। ठीक है, और यहां से क्या होता है बच्चों? कुल मिला के इसमें जो आईज में जो लाइट है वो लेस अमाउंट में एंट्री करती है, क्योंकि इसका साइज जो रहता है कम खुला रहता है। बात समझ में आ गई? तो ये हम लोगों ने बात कर लिया कॉर्निया के बारे में, बात कर लिया हमने इरिस के बारे में, प्यूपिल के बारे में हमने बात किया। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग आगे। देखो ध्यान से, अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन, और हम लोग बात करेंगे दैट इज क्रिस्टलाइन आई लेंस के बारे में बात करेंगे, सिलेरी मसल्स के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे रेटिना के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में, लिखा है द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ जेली लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ प्रोटीन। मतलब यहां पर एक प्रोटीन से बना हुआ एक हमारे पास आई लेंस होता है। प्रोटीन से बना हुआ हमारे पास क्या होता है? एक आई लेंस होता है। ये जो आप देख रहे हो ना ब्लू कलर में, ये जो आप ब्लू कलर में देख पा रहे हो ना बच्चों, ये अपने आप में क्या है? एक ये आई लेंस है। क्या है ये आई लेंस है। और ये ना डबल फोकल कॉन्वेक्स लेंस होता है। डबल फोकल कॉन्वेक्स लेंस होता है। देखो, अगर हम लोग अपनी इस आई के बारे में बात करें तो इसमें जो ब्लैक कलर में अंदर दिखाई दे रहा है, अगर हम इसे यहां से निकाल के देखें, अगर हम लोग इसे यहां से निकाल के देखें तो इसके अंदर से एक डबल फोकल लेंस निकलेगा। ठीक है ना, इसके अंदर से एक कॉन्वेक्स लेंस निकलेगा, वो भी बाई फोकल। देखो भाई, ये हमने इसके अंदर से जो लेंस निकाला है वो लेंस देखने में कुछ ऐसा होता है, बीच में से थिक है ये, और कॉर्नर से क्या है? ये थिन है। तो इसके अंदर से जो लेंस निकलता है वो एक अपने आप में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है ना, और बाई फोकल होता है दोनों साइड से। क्लियर होगी बात? तो लेंस के बारे में हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो लेंस निकलता है वो लेंस कैसा होता है बच्चों हमारी आईज के अंदर? वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि सिलियरी मसल्स क्या चीज है। सिलियरी मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जो आपका आई लेंस होता है, उसको सिलियरी मसल्स ऐसे पकड़ के रखते हैं, जैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है। सिलियरी मसल्स ऐसे इसको होल्ड करके रखते हैं। बात समझ में आ गई? और ये क्या करते हैं? इसको कभी ऐसे खींच के पतला कर देते हैं और कभी इसको मोटा कर देते हैं। इससे क्या होता है? इसकी फोकल लेंथ कम ज्यादा होती है। तो सिलियरी मसल्स का काम है, एक तो ये आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं,
और दूसरा इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कराते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट कराते हैं। लिखा है सिलियरी मसल्स होल्ड द आई लेंस एट इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं इसको, एंड हेल्प इन एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, साथ में ये फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। किसका बेटा? इस लेंस का काम क्या होता है? ये इमेज बनाने का काम करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को आप देखते हो उस ऑब्जेक्ट की इमेज ये रेटिना पर बनाते हैं। क्लियर है? अभी वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई दिखाऊंगा तब उसमें समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेटिना। अब रेटिना क्या है बच्चों? रेटिना एक तरह की स्क्रीन होती है। रेटिना क्या होती है? एक तरह की स्क्रीन होती है। अब देखो मैं दिखाता हूं रेटिना हमारी आईज में कहां होती है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना बच्चों, लास्ट में आप देख रहे हो अंदर वाला पार्ट, ये दिखा येलो से बना हुआ, ये इसे हम कहते हैं रेटिना। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम रेटिना कहते हैं। जब भी रे ऑफ लाइट यहां से जाती है वो इस रेटिना के ऊपर ही क्या बनाती है? अपनी इमेज को बनाती है। तो रेटिना एक तरह की स्क्रीन होती है। रेटिना एक तरह की क्या होती है? स्क्रीन होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि रेटिना एक तरह की स्क्रीन है जिसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। अब इस रेटिना के अंदर बच्चों दो तरह के सेल्स होते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? रेटिना के अंदर एक होते हैं बच्चों रोड शेप्ड सेल्स। कैसे होते हैं? रोड शेप्ड सेल्स। और साथ में इसमें होते हैं कुछ कॉन शेप्ड सेल्स। क्या होते हैं? कॉन शेप्ड सेल्स। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, ये एक स्क्रीन है जिसपे इमेज फॉर्म होती है। दूसरी, इस पे दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड शेप्ड एंड कॉन शेप्ड सेल्स होते हैं। इट इज द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। इसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। इट कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसके पास कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, नोन एज रोड्स एंड कॉन शेप्ड सेल्स। इन्हें रोड एंड कॉन शेप्ड सेल्स कहते हैं। अब कहते हैं रोड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन द लो लाइट। जो रोड शेप्ड सेल्स होते हैं ये हमें कम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। और जो कॉन शेप्ड सेल्स होते हैं, जो कॉन शेप्ड सेल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में देखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से सेल्स हैं जो डिम लाइट में काम करते हैं देखने का, और कौन से सेल्स हैं जो आपकी ब्राइट लाइट में हेल्प करते हैं। तो रोड शेप डिम में करते हैं और कॉन शेप्ड। दूसरी बात यह है कि जो आपके कॉन शेप्ड सेल्स होते हैं डिटेक्ट द कलर्स। डिटेक्ट द मतलब चीजों के जो कलर हमें दिखाई देते हैं, जो चीजों के कलर हमें दिखाई देते हैं वो हमें कॉन शेप्ड सेल्स की वजह से दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी जो रेटिना है उस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्या होते हैं? कॉन शेप्ड सेल्स होते हैं। वो हमारी हेल्प करते हैं कलर्स को डिटेक्ट करने में। बात समझ में आ गई? क्लियर बात है? तो ये हमने डिस्कस किया क्रिस्टलाइन आइलैंड्स के बारे में, ये डिस्कस किया हमने सिलियरी मसल्स और रेटिना के बारे में। अभी रोड शेप्ड होते हैं मार्कर जैसे, और कॉन शेप्ड होते हैं कॉन जैसे। ये इनका स्ट्रक्चर तो है। ठीक है भाई? इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन। ये इसके मेन पार्ट थे, 2-3 पार्ट हो रहे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं फटाफट से। देखो भाई, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज द ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, स्क्लेरा, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, बोर्ड पे देखना फटाफट से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या है इसके बारे में सुनो ध्यान से। देखो भाई ध्यान से, एक्चुअली इधर ध्यान देना, ये ऑप्टिक नर्व है। ये क्या है? ऑप्टिक नर्व। और ये किससे कनेक्ट होती है जाके? ये कनेक्ट होती है ब्रेन से जाके। किससे कनेक्ट होती है? इसका मतलब यह है कि ऑप्टिक नर्व रेटिना से कनेक्ट होती है, और रेटिना से दूसरी साइड किससे कनेक्ट होती है? ब्रेन से। इसका मतलब यह है कि रेटिना पे जो इमेज बनती है ना, ये उसकी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती है। ये उसकी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। तो आपसे कोई पूछे भाई व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिक नर्व, तो आप बताएंगे ऑप्टिक नर्व हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय रेटिना टू द ब्रेन। ये ब्रेन तक ले जाने का काम करती है सिग्नल को। क्लियर है? लिखा है यहां पे, देखो हमारे पास क्या लिखा है? ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। इसके बाद बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है, इधर ध्यान दो, फिगर से इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा।
मैं अलग से डायग्राम बनाता हूं। देखो ये तो है रेटिना, ये क्या है बच्चों, ये तो है रेटिना, और ये है ऑप्टिक नर्व, ये है ऑप्टिक नर्व। और इनका जो ये जॉइंट है ना बच्चों, इन दोनों का ये जो जॉइंट है ना, ये इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसे क्या कहते हैं? इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना रेटिना और ऑप्टिक नर्व का, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब बात आती है ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? एक्चुअल में इस स्पॉट पर रोड एंड कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए अगर कोई इमेज इस पॉइंट पे बनती है तो उसकी विजुअल इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास नहीं जाती। समझ में आ गई बात? और ये ऑब्जेक्ट फिर हमें दिखाई नहीं देता। क्या लिखा है भाई, देखो जरा ध्यान से। ये कहता है इट इज द पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व मीट रेटिना, जहां ऑप्टिक नर्व रेटिना से मीट करती है। इट डज नॉट कंटेन्स रोड एंड कोन शेप्ड सेल्स, इसके पास रोड एंड कोन शेप्ड सेल्स नहीं होते हैं। देयरफॉर विजुअल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू द ब्रेन। यहां पर जो इमेज बनेगी उसका विजुअल इंफॉर्मेशन क्रिएट होगा ना भाई, वहां पे विजुअल इंफॉर्मेशन बनेगा ही नहीं उसका। क्यों? कौन बनाता है इसको? रोड एंड कोन शेप्ड सेल्स, वो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ की इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं जाएगी और फिर आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्लियर बात है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्क्लेरा। देखो स्क्लेरा क्या होता है बच्चों, जो आपकी आईज है ना, आपकी जो आईज है ना, इस ब्लैक होल के बराबर में एक व्हाइट पार्ट दिखाई देता है आपको, इसको बोलते हैं स्क्लेरा, और इसीलिए इसका नाम व्हाइट ऑफ आई भी होता है। इसका मतलब इसका नाम व्हाइट ऑफ लिखा है। इट इज एन ओपेक, ओपेक मतलब यहां अगर कोई रे ऑफ लाइट एंट्री करेगी तो इसके अंदर से पार नहीं होगी, ठीक है ना। फाइब्रस, फाइब्रस होता है प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आई, इट कंटेन्स एन इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन, कोलेजन एक तरह का फाइबर ही होता है भी। इट ऑल्सो नोन एज व्हाइट ऑफ आई, इसे व्हाइट ऑफ आई भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद बात करेंगे एक्वस ह्यूमर और फिर बात करेंगे हम लोग विट्रस ह्यूमर। देखो भाई ये एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर एक्चुअली ना एक लिक्विड होता है, एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड होता है। देखो कैसे समझोगे आप लोग इस चीज को, आप लोग यहां समझो। देखो ये आपका है कॉर्निया, ये क्या है? और ये आपका आई लेंस है, ये आपका आई लेंस है, ठीक है। इसके बीच में एक लिक्विड फिल होता है, इसके बीच में एक लिक्विड फिल होता है, और बच्चों उस लिक्विड को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। कहां होता है फिल? ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। समझ में आ गई बात? इसके बाद में लास्ट में यहां पर रेटिना होती है, यहां पर क्या होती है भाई? और इस लेंस के और इसके बीच में एक लिक्विड फिल होता है, उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं, उसे विट्रस। बात समझ में आ गई? लिखा है इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस, इट कंट्रोल द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, मतलब एक तरह से उसके प्रेशर को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन, हम लोग बात करेंगे विट्रस ह्यूमर के बारे में। तो बताया था इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जो कहां पर होता है? आई लेंस एंड रेटिना के बीच में होता है। इट मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई, आई के शेप को क्या करता है? ये मेंटेन करता है, ठीक है। के बीच में होता है। नोट में देखो क्या लिखा है, आईबॉल इज नियरली स्फेरिकल इन शेप, जो आईबॉल होती है और इसकी जो डायमीटर होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। समझ आ गई बात? कलर ऑफ द पीपल, जो पीपल का कलर होता है ब्लैक, नो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। आपका जो ये प्यूपिल होता है उसका कलर ब्लैक क्यों दिखता है? एक्चुअल में वहां पे जो लाइट जाती है वो अंदर चली जाती है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर नहीं आती है, इसलिए वो आपको ब्लैक दिखाई देता है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि ब्लैक क्यों दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वन, और यहां हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। देखो बच्चों, एक इमेज को क्रिएट करने के लिए, एक इमेज को क्रिएट करने के लिए
जो रे ऑफ लाइट है वो बार बार कई बार रिफ्लेक्ट होती है। अब देखो जब रे ऑफ लाइट आएगी, जब रे ऑफ लाइट आएगी तो आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले वो किस चीज पर टकराएगी? सबसे पहले रे ऑफ लाइट टकराएगी कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया के जस्ट बाद में एक्वस ह्यूमर होगा, फिर ये एक्वस ह्यूमर से रिफ्रैक्ट होगी, फिर उसके बाद आई लेंस होगा, उसके बाद क्या होगा? आई लेंस होगा, फिर ये आई लेंस से रिफ्लेक्ट होगी, आई लेंस के बाद फिर विट्रस ह्यूमर होगा, फिर ये विट्रस ह्यूमर से रिफ्लेक्ट होगी और फाइनली इमेज बनेगी। इमेज क्या बनेगी? इमेज फॉर्म होगी एट रेटिना। अगर ये सीक्वेंस आपको समझ में आता है तो इसका मतलब वर्किंग समझ में आती है। अब देखो ये क्या कहता है वर्किंग में, इसकी वर्किंग भी पढ़ लेते हैं। ये कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स, इट्स नॉट रिफ्लेक्टेड, इट्स रिफ्लेक्टेड, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, falls over the cornea, then a real inverted and diminished image is formed at retina। और ये इमेज कब बनेगी? आफ्टर सक्सेसिव रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन कहां कहां से होगा? कॉर्निया से, एक्वस ह्यूमर से, आई लेंस से एंड विट्रस ह्यूमर से। क्लियर बात है? लिखा है एट रेटिना, एट रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड। रेटिना पे क्या होंगे? कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना, और जनरेट करेंगे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो इमेज वहां बनेगी उससे क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक सिग्नल को लेके जाएगी, उसके बाद ब्रेन इंटरप्रेट करेगा उस इंफॉर्मेशन को, मतलब आपको समझाएगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या थी, क्या देखा गया। बात समझ में आ गई? और तब जाके कहीं आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। बात समझ आ गई? तो ये थी हमारी वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक के बारे में, और नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने इसका पहला पार्ट पावर ऑफ अकोमोडेशन, आज तक पेपर नहीं देखा जिसमें इस तरह का क्वेश्चन ना पूछा जाए। कहीं ना कहीं घुमा के पावर ऑफ अकोमोडेशन पे जरूर ले आते क्वेश्चन को, तो लगभग हर साल ही आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। ये है क्या चीज? पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, इसके बारे में समझो आप। देखो बच्चों, जो आपका आई लेंस होता है, जो आपका आई लेंस होता है, ये आई लेंस अपनी थिकनेस को कम ज्यादा करता रहता है। जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं तो ये थिन होता है, जैसे जैसे पास की चीज को देखते हैं तो ये थिक होता चला जाता है। इसका मतलब इसके अंदर इतना बड़े एक पावर है कि ये अपने फोकल लेंथ को कम और ज्यादा कर सकता है, कम और इसमें कौन हेल्प करता है? ये जो ऊपर मसल्स देख रहे हो ना, अभी नहीं बोलते सिलियरी मसल, जिन्होंने आई लेंस को पकड़ रखा है, ये इसकी थिकनेस को कम या ज्यादा कराने में हेल्प करते हैं। तो ये जो अकोमोडेशन ऑफ आई है, और वी कैन से पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई है, ये यही है कि हम नियर बाय ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, फार्दर ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, और हमारा जो आई लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ को एक एक्सटेंट तक क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। अब देखो जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये। देखो भाई, ये कहता है आपसे पावर ऑफ अकोमोडेशन में, कहता है द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी बोथ नियरर एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। बात समझ में आ गई? फिर कहता है द आई लेंस इज मेड अप ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, इट्स फोकल लेंथ कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स की हेल्प से इसके जो साइज है वो चेंज होता रहता है फोकल लेंथ का। व्हेन द सिलियरी मसल्स रिलैक्स, जब ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, द आई लेंस बिकम थिन। आई लेंस कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है, एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इसकी बढ़ जाती है। व्हेन द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो, द लेंस बिकम थिक एंड द फोकल लेंथ डिक्रीज। फोकल लेंथ क्या होती है? देखो लेंस जितना पतला होगा ना उसकी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होगी, और लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी। इन दिस वे आई लेंस कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट के बारे में।
देखो बच्चों, ये नियर पॉइंट क्या है और ये फार पॉइंट क्या है। देखो मैं एक बात जानता हूं, नियर मतलब पास की बात कर रहा होगा, फार का मतलब दूर की बात कर रहा होगा। नियर पॉइंट क्या होता है, मैं अपनी आईज से कितना मिनिमम डिस्टेंस पे क्लियर पढ़ सकता हूं। मान लो सपोज करते हैं मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहां पे सही देख पा रहा हूं, मैं यहां भी सही देख पा रहा हूं, लेकिन अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अब ये ब्लर हो रहा है, और जैसे मैं इसे और पास लेके आऊंगा और ब्लर होगा, और एक टाइम के बाद ये मुझे दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आप क्लियर देख सकते हैं उसे आपका नियर पॉइंट कहते हैं, और किसी नॉर्मल पर्सन के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, मतलब अगर आपको 25 सेंटीमीटर पे सही दिखाई दे रहा है और आपको उसके पास सही दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद कहते हैं फार पॉइंट, आप दूर से दूर कहां तक देख सकते हैं सही, उसे फार पॉइंट कहते हैं, और ये 25 से इंफिनिटी तक हो सकता है। 25 से, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, इसे बाद में देखेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। देखो ध्यान से बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर कॉजेस एंड करेक्शन। मतलब यहां पर तीन बातें देखी जाएगी, एक आपको डिफेक्ट क्या है, दूसरा उसका रीजन क्या रहा, और तीसरा अगर हो गया तो ठीक है, उसको फिर करेक्ट कैसे करें। क्लियर बात है। तो यहां पर एक एक करके सारे डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला डिफेक्ट ऑफ विजन है हमारे पास मायोपिया। क्या है बच्चों, और इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, नियर साइटेडनेस और जो मायोपिया है ये एक ही चीज है, दो अलग नेम है इसके। अब हम बात करेंगे भाई नियर साइटेडनेस में होता क्या है। देखो लिखा है, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब इसमें आदमी को पास वाली चीजें तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। यहां बच्चा गलती करता है, बच्चा सोचता है नियर साइटेडनेस है इसे, इसका मतलब इसे पास की चीजें गलत, मतलब पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती होंगी, लेकिन उल्टा होता है। नियर साइटेडनेस में पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। लिखा है बिकॉज इन केस ऑफ मायोपिया इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये सब क्या चीज है। देखो भाई, अगर किसी की नॉर्मल आई की मैं बात करूं, अगर मैं नॉर्मल आई की बात करूं, तो नॉर्मल आई में क्या होता है बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है, उसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे जाके बनती है। कहां बनती है बच्चों, रेटिना पर। ये क्या है, रेटिना है। ये हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल आई की, मतलब नॉर्मल आई से मतलब है इसकी आई में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ये उस सिचुएशन को ड्रॉ किया हमने। अब अगर किसी को मायोपिया है तो उसने कहा इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब अगर किसी को मायोपिया की प्रॉब्लम है तो देखो क्या दिक्कत आएगी उसे। अगर किसी को मायोपिया की प्रॉब्लम है तो उसके साथ दिक्कत ये आएगी, ये उसकी रेटिना होगी, लेकिन इस बार इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी, ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगी। कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगी। ये एक मायोपिक आई है, ये क्या है, एक मायोपिक आई है, मतलब इसको डिफेक्ट है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों होगा, कोज, कारण क्या रहे होंगे। कारण दो हो सकते हैं, या तो ये जो इसका लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पहले वहां तक थी अब कम हो गई, इसकी फोकल लेंथ। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये आईबॉल खींच के लंबी हो गई हो, ये आईबॉल इसकी रेटिना पीछे सरक गई हो। ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहां पे देखो, दिस डिफेक्ट ऑफ विजन मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन देखना, इंक्रीजेस इन द लेंथ ऑफ द आईबॉल। हो सकता है कि ये आईबॉल खींच के क्या हो गई हो, थोड़ी बड़ी हो गई हो। डिक्रीजेस इन द कर्वेचर और वी कैन से फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। हो सकता है इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई हो। अब बात आती है भाई करेक्शन कैसे करेंगे, कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसको। भाई आई को तो छेड़ नहीं सकते, इन्हें थोड़ा फैलाने का काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं इसको,
अब देखो चश्मा कौन सा लगाना है ये भी देखना है। इन्हें ये बताओ, इन्हें और झुका दूं या थोड़ा दूर को करूं? थोड़ा दूर को करना पड़ेगा। दूर को कौन करेगा? कौन करेगा डाइवर्ज? कनकेव। कनकेव लेंस करता है डाइवर्जेंस का काम। तो इसका मतलब मुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो ये होगा काम कि मैं यहां पर अब एक सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस लगा के दूंगा इसको। मैं इसकी आईज के आगे एक सुटेबल पावर का एक कॉनकेव लेंस लगा दूंगा। इससे होगा क्या, जो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही होंगी ये उन्हें थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंड कर देगा, ये थोड़ा सा उन्हें बाहर की तरफ बेंड कर देगा। उससे होगा क्या, ये रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्या लगाया यहां पे, कॉनकेव लेंस लगा दिया। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या है, करेक्शन है। ये क्या है बच्चों, ये करेक्शन कर दी गई। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब मुझे दो तीन बातें यहां से पता चल गई। पहली, मायोपिक होता क्या है, मायोपिया पास की चीजें साफ दिखती है, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब बात आती है कोज, कारण क्या रहे होंगे? कारण ये होगा या तो आई बॉल की लेंथ बढ़ गई होगी या फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई होगी। करेक्शन कैसे करेंगे? सुटेबल पावर का एक कनकेव लेंस लगा देंगे। क्लियर बात है भाई? तो ये हमने बात की मायोपिया के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड वन डिफेक्ट ऑफ विजन, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना? अब बताओ क्या कह रहे थे आप? हाँ, ये करेक्शन है भाई। कनकेव ही यूज करेंगे। देखो भाई ध्यान से डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। और बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। लिखा हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, मतलब हाइपरमेट्रोपिया को भी एक और नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द फार साइटेडनेस। जस्ट अपोजिट होता है, इसमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं और पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती है। लिखा है इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजें साफ दिखती हैं बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। वहां इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती थी। अब यहां पे देखो, फटाफट से देखना जरा, यहां पर अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल आई की, यहां पर अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल आई की, तो नॉर्मल आई में जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पर होगी। ये एक नॉर्मल आई है, ये क्या है, ये एक नॉर्मल आई है, मतलब इसकी आई में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है कहां पर, रेटिना पर। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी की जो हाइपरमेट्रोपिक आई होगी उसके साथ दिक्कत क्या हो रही होगी। उसके साथ दिक्कत ये हो रही होगी बच्चों कि जो उसकी आई है उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही होगी, उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो कहां हो रही होगी, बिहाइंड द रेटिना। जो इमेज है वो रेटिना पे बननी चाहिए थी, बिहाइंड द रेटिना बन रही है। इसका मतलब ये हाइपर मेट्रोपिक आई है। और मैं आपको बता दूं ये बोर्ड में बहुत आते हैं बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे करेक्शन की। देखो करेक्शन क्या करें भैया, इस बार इसमें कॉन्वेक्स लगा देंगे, इस बार इसमें क्या करेंगे हम, कॉन्वेक्स लगा देंगे। तो यहां पे लिखो भी फटाफट से, देखो इसको जरा, ये हमने बना दी इसकी आई, ये लगा दिया हमने इसमें लेंस। ठीक है, और एक चीज हमने छोड़ दी वो हम लोग डिस्कस कर लें, अभी डिस्कस कर लेंगे, पहले करेक्शन करा देते हैं। कोज भूल गए हम इसका, अभी कोज भी करा देते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस। इससे होगा क्या, जो रे ऑफ लाइट आएगी थोड़ी सी ये झुकाएगा और थोड़ी ये झुकाएगा और कुल मिला के इसको फाइनली ये लोग क्या करेंगे, दोनों मिलके इसको रेटिना पे बना देंगे। ये क्या है, ये हो गई इसकी करेक्शन, और यूज कर दिया आपने कॉन्वेक्स लेंस। कोजेस छूट गए थे, कोज क्या होगा इसका, देखो बच्चों क्या हो सकता है, आपको देखने से क्या लग रहा है, या तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ी है, या तो इसकी, और ये वहां तक वार करने लगा, और या फिर इस बॉल की लेंथ डिक्रीज हो गई। कॉमन सेंस। तो कॉजेस क्या हो सकते हैं, डिक्रीजेस इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल, इंक्रीजेस इन द कर्वेचर ऑफ द
आई लेंस, कर्वेचर का मतलब ही फोकल लेंथ, साथ साथ चलती है, कर्वेचर भी और फोकल लेंथ भी। बात समझ में आ गई भाई? तो तीनों बातें पता चल गई। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिक? एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें दूर की चीजें साफ दिखती है, पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। दूसरी चीज, अगर हम कोज की बात करें तो कोज में मैंने बताया या तो आई बॉल की लेंथ कम हुई होगी या फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज करी होगी। और करेक्शन कैसे करेंगे? बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सुटेबल पावर से मतलब है वो देखना पड़ता है ना कितना दूर बन रही है, कितना आगे तक बन रही है, उसी हिसाब से उतनी पावर का लेंस लगाया जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हाइपरमेट्रोपिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन, दैट इज कॉल्ड द प्रिस्बायोपिया। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वन, दैट इज प्रिस्बायोपिया। देखो बच्चों, प्रिस्बायोपिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रिस्बायोपिया होता क्या है? पहली चीज तो ये है कि जो प्रिस्बायोपिया है ये ओल्ड एज पीपल्स में देखने को मिलता है, ना कि कम उम्र वाले लोगों को। लिखा है इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन ओल्ड एज पीपल इन विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर ड्यू टू इंक्रीजेज इन द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट। उनका जो नियर पॉइंट होता है, जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो मान लो 5 मीटर चला गया, तो उन्हें पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू सी द नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है ना पास का साफ दिखता ना दूर का साफ दिखता। बात समझ में आ गई? बात आती है कारण क्या है इसका। देखो भाई, जब हम लोगों की एज कम होती है तो हमारे सिलियरी मसल्स बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं, वो उस आई लेंस की फोकल लेंथ को फटाफट फटाफट क्या करते रहते हैं, कम ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो आपके सिलियरी मसल्स हैं वो वीक होते चले जाते हैं, और सिलियरी मसल्स के वीक होने की वजह से वो इतना फ्रीक्वेंटली उसकी जो फोकल लेंथ है उसको इतना अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो लिखता है दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिक्रीजेस इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस तो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी जब सिलियरी मसल्स वीक हो गए, क्योंकि वही तो एडजस्ट करते हैं इसकी फोकल लेंथ को। अब बात करते हैं करेक्शन कैसे करेंगे। देखो बच्चों, ना तो पास का साफ दिख रहा ना दूर का साफ दिख रहा, इसका मतलब कन्वेक्स भी लगाना पड़ेगा और कॉनकेव भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का चश्मा लगाते हैं लोग, ऐसे आई लेंस होता है, इसमें बीच में एक और सर्कल लगे होते हैं, इसमें बीच में एक और सर्कल लगे होते हैं। इन छोटे वाले सर्कल से पास का देखते हैं और इन बड़े वाले सर्कल से दूर का देखते हैं। समझ में आ गई बात? तो इनको क्या करना पड़ता है, दिस डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ बाइफोकल लेंस कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। अपर पार्ट कैसा रहता है इसका, कॉनकेव, और लोअर पार्ट कैसा रहता है इसका। बात समझ में आ गई? कोई इशू नहीं है। तो इसे बाइफोकल लेंस कहते हैं और इसको हम लोग यूज करते हैं प्रिस्बायोपिया के केस में। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा प्रिस्बायोपिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन, दैट इज कॉल्ड द एस्टिग्मेटिज्म। अब ये एस्टिग्मेटिज्म क्या है बच्चों? देखो बच्चों, ये एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें कोई भी पर्सन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ठीक है ना? इसका रीजन ये है कि उसे वो मल्टीपल सी दिखाई देती है। कैसे? मतलब मैं देख एक मार कर रहा हूं, दिख दो तीन रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो यहां पे होता क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ऐसा क्यों हुआ होगा वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन अ पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस क्लियरली। वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पे क्लियरली फोकस नहीं कर पाता। अब क्यों नहीं कर पाता? लिखा है दिस डिफेक्ट मे बी ड्यू टू द इम्परफेक्ट शेप ऑफ कॉर्निया और द आई लेंस और द बोथ। या तो उसकी जो कॉर्निया है इसमें सलवट आ गए, ये परफेक्ट नहीं रही, या आई लेंस की शेप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से लाइट जो है रिफ्रेक्ट होकर कभी कहीं पड़ रही है कभी कहीं पड़ रही है। अब देखो यहां क्या हो रहा है, ये एक नॉर्मल आई है, रे ऑफ लाइट आई, इसने सीधा परफेक्ट जगह पे जाके फोकस मारा। ये एस्टिग्मेटिज्म वाले के साथ दिक्कत क्या है, रे ऑफ लाइट आई भटक गई, कभी यहां पे हिट मारा, कभी यहां हिट मारा, कभी यहां हिट मारा, तो कभी यहां दिख रहा वो, कभी यहां दिख रहा, कभी यहां दिख रहा। समझ में आ गई बात? तो वो क्या होता है, उसे बोलते हैं क्या, एस्टिग्मेटिज्म। अगर कोई पर्सन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस पे फोकस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी जो इमेज है वो बार बार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। अब करेक्शन कैसे करेंगे भाई? तो भाई करेक्शन होता है, जो आपकी कॉर्निया है ना,
उसकी शेप डिस्टर्ब हो गई, उसे एक आई सर्जरी के थ्रू क्या किया जा सकता है, हाँ उसे सही किया जा सकता है। लिखा है इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ सिलेंड्रिकल लेंस, या तो आप सिलेंड्रिकल लेंस लगाओ, ठीक है ना, और इट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय द रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी आई साइड चेक करने जाओ तो वो सर्कल, वो आईलेंस डालने के बाद रोटेट करते हैं, रोटेट करके वो यही चेक करते हैं कि कहीं कोई एस्टिग्मेटिज्म वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल लेंस देखने में तो कोई फर्क नहीं होता, हम लोग देखेंगे तो कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो चीज़ों को एंगल्स पे सेट करते हैं, जो ऐसे होता है आपको ऐसे दिखता है, मान लो कोई चीज़ आपको ऐसे थी, ऐसे दिख रही थी, दिखानी ऐसे थी, तो लेंस लगाने के बाद वो चीज़ें आपको सही दिखने लगती है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन, दैट इज कॉल्ड द कलर ब्लाइंडनेस। इंपॉर्टेंट है ये भी, कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है, अभी जब मैं रेटिना के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को जो कलर दिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो कौन शेप्ड सेल्स की वजह से दिखते हैं, क्योंकि कौन शेप्ड सेल्स ही क्या करते हैं, कलर को डिटेक्ट करते हैं। तो भाई कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन की रेटिना पर कुछ पर्टिकुलर कलर के कौन शेप्ड सेल्स होते नहीं है। मान लो सपोज करते हैं किसी की आईज में जो रेटिना है उस पर रेड कलर का सेल नहीं है, तो उसे रेड कलर कभी दिखाई नहीं देगा, उसे रेड कलर कभी दिखाई नहीं देगा। उसके साथ दिक्कतें क्या आएंगी मैं दिखाता हूं आपको। लिखा है इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्टेन कलर्स, इन सच केस पर्सन इज सेड टू बी कलर ब्लाइंड। This defect of vision arise due to the absence of the cone shaped cells for a specific color, किसी स्पेसिफिक कलर के कौन शेप्ड सेल्स रेटिना पर ना होने पर ऐसा होता है। अब बात करते हैं करेक्शन कैसे करेंगे भैया, नहीं होता करेक्शन, सिंस दिस डिफेक्ट इज जेनेटिक, ये जेनेटिक होता है, देयरफॉर इट इज नॉट करेक्टेबल, आप इसे करेक्ट नहीं कर सकते, आप इसे करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी की रेटिना में जाके कौन शेप्ड सेल्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो रेटिना है डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है, अगर वहां कुछ छेड़खानी करोगे तो वो डैमेज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, जेनेटिक होता है। अब देखो दिक्कतें क्या आती हैं भाई, नॉर्मल विजन, किसी नॉर्मल पर्सन को इनके कलर ऐसे दिख रहे हैं, ग्रीन येलो रेड, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, उसे ये भी येलो ग्रीन सा दिख रहा है, ये भी रेड तो उसे दिख ही नहीं रहा, रेड उसे ऐसा दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी जो आईज हैं वो रेड कलर के कौन से है नहीं, वो रेड कलर को आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो जहां कहीं भी फिट हो रहे हैं वो उसी कलर को दिखा रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो ये था हमारा कलर ब्लाइंडनेस, और हमने बात कर ली इसके कॉज की, हमने बात कर ली इसके करेक्शन की। अभी चलते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट वन डिफेक्ट ऑफ विजन, दैट इज कॉल्ड द कैटरेक्ट, दैट इज कॉल्ड द कैटरेक्ट। और मैं आपको बता दूं ये कैटरेक्ट जो है हमारा लास्ट डिफेक्ट ऑफ विजन है। देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें कैटरेक्ट की, तो ये कैटरेक्ट क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं, हिंदी में आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं इसको, मोतियाबिंद। इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी डिफेक्ट ऑफ विजन है, आप किसी की आंख में ऐसे झांक के भी देख सकते हो ऐसे मोतियाबिंद है या नहीं, वो दिख रहा होगा आपको, देखो कैसे पता चलता है। देखो कभी कभी क्या होता है, जो आपकी जो आईज है वो ऑलरेडी प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो कभी कभी एक्सेस में प्रोटीन बनता है और वो आपकी जो प्यूपिल है उसको पूरी तरह से कवर कर देता है। अब जब प्यूपिल प्रोटीन से कवर हो जाएगी तो आपकी आईज मिल्की दिखेगी, देखने वाला देखना, कभी भी आप डॉक्टर को, डॉक्टर से बोलते हो ना आपके भाई देखना जरा मेरी आईज में प्रॉब्लम तो नहीं, वो देखता खोल के, अच्छा जैसे ही दिखेगा कि व्हाइट व्हाइट आ रहा है तो समझ जाएगा कि मोतियाबिंद का मैटर है, ऑपरेट ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो आईज है वो व्हाइट कलर के प्रोटीन से कवर हो जाती है, जिससे आईज के अंदर जो लाइट है वो एंट्री होना बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है आपका जो विजन है या तो पार्शियली खत्म हो जाएगा या कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, लिखा है इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन द आई लेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ प्रोटीन और इट जनरली अकर्ड इन ओल्ड एज पीपल, ज्यादातर ये ओल्ड एज पीपल्स में देखने को मिलता है। इट कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, इसमें पार्शियली मतलब हो सकता है कि थोड़ा रास्ता कहीं को बच रहा हो, उसमें को लाइट जा रही हो तो थोड़ा बहुत दिखेगा, और कंप्लीटली क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कवर हो जाता है। इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा होता है, फिर ये बढ़ता बढ़ता पूरे को कवर कर देता है, और जब ये पूरे को कवर कर देता है डॉक्टर बोलता है ऑपरेट करा लो। ये चिपका रहता है आई लेंस के ऊपर, कहाँ चिपका रहता है ये। अब बात आती है करेक्शन क्या करें भैया, तो करेक्शन क्या है, चश्मा तो लगा नहीं सकते, चश्मा लगा के लाइट थोड़े अंदर चली जाएगी, चश्मे पे टकरा के फिर वहां टकरा के वापस आ जाएगी, तो चश्मा तो लगेगा नहीं,
तो क्या करेंगे, लिखा कैटरेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय कैटरेक्ट आई सर्जरी इन विच डिफेक्टेड आई लेंस इज रिप्लेस्ड बाय द आर्टिफिशियल आई लेंस। तो ये क्या करते हैं, आपका आई लेंस निकाल लेते हैं और एक वहां पे एक आर्टिफिशियल आई लेंस डाल देते हैं। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है बात? तो यहाँ पे जो कैटरेक्ट है उसमें क्या होता है भाई, आपके करेक्शन में क्या करेंगे, इसके एक आर्टिफिशियल आई लेंस से रिप्लेस कर देंगे आपके डिफेक्टेड आई लेंस को। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? किसी को डाउट तो नहीं? तो ये हमारा कहाँ तक कवर हो गया? अब ये हमारा कवर हो गया डिफेक्ट ऑफ विजन तक। तो कैटरेक्ट के बाद हम लोग बात करेंगे अभी एक क्वेश्चन के बारे में, और क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट फॉर वन। कह रहे कि हमारे पास ना दो आंखें होती हैं, एक नहीं, क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, जस्ट मैं अपने ऊपर अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं एक आंख से देखता हूं तो शायद मुझे कम दिखता है, और अगर मैं दोनों आंखों से देखता हूं तो मुझे ज्यादा एरिया दिखता है। इसका मतलब एक रीजन तो ये है दो आईज होने का, कि हमें एक वाइडर व्यू प्रोवाइड होता है। हमारी जो एक आंख है ना बच्चों, वो 150 डिग्री का व्यू देती है। कितना? एक आंख हमारी 150 डिग्री का व्यू देती है। मतलब ये अगर मेरी आई 1 है तो ये 150 डिग्री का व्यू देगी मुझे। कितना? 150 डिग्री का व्यू देगी। अगर मैं दोनों आंखों की बात करूं तो दोनों आंखें मिलके 180 डिग्री का व्यू देती है। कैसे? अगर ये मान लेता हूं कि मेरी दूसरी आंख है, तो ये आंख मुझे यहां से लेकर इधर 150 डिग्री दिखाएगी, और फाइनली मैं पूरा 180 डिग्री देख पाऊंगा। क्लियर बात है? इसका मतलब पहला रीजन मुझे पता चल गया कि हमारी एक आंख से हमें 150 डिग्री का व्यू मिलता है, जबकि दोनों आंखों से हमें 180 डिग्री का व्यू मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी आंखें हैं, ये दोनों आंखें किसी ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग इमेज बनाती है। मतलब मैं सपोज करते हैं मैं इस मार्कर को ही दोनों आंखों से देखता हूं, तो मेरी दोनों आंखें इसकी अलग अलग इमेज बनाएंगी, और वो दोनों इमेजेस की इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास, और ब्रेन वहां से उस दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन देगा इसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब जो इमेज मुझे ब्रेन से इंटरप्रेट करने के बाद मिलेगी, वो इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो देखो क्या लिखा है हमारे आंसर में, लिखा है वी हैव अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू अबाउट 150 डिग्री विद वन आई एंड अबाउट 180 डिग्री विद टू आई। Therefore, our both eyes provide a wider view of field, जिससे हमें ज्यादा दिखता है। कहते हैं each eye provide a different image, दोनों इमेज जो आई है हमारी अलग अलग इमेज बनाती है, और उसको कंबाइन कौन करता है? ब्रेन। और ब्रेन कंबाइन करके एक सिंगल इमेज क्रिएट करता है, विच इज मोर इंफॉर्मेटिव, जो कि और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। उससे हमें चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी पता लगती है। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर। तो नेक्स्ट वन क्या है बच्चों हमारे पास? नेक्स्ट वन कहता है व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? द टाइम फॉर विच इंप्रेशन और सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रिमेन इन आवर आईज आफ्टर रिमूविंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। हमारी आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं, उसे हटाने के बाद भी 1/16 सेकंड तक ये हमारी आंखों के आगे रहता है। और अगर देखो यहां लिखा है ये, और ह्यूमन बींग्स के लिए जो नॉर्मल आई है उसके लिए टाइम कितना है? 1/16 सेकंड, विच मीन्स दैट मिनिमम टाइम फॉर विच वी शुड व्यू एन इमेज सो दैट इट्स क्लियर इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना इज 1/16 सेकंड। देखो यार दो बातें हैं, ये दोनों बातें एक जैसी लगती है सुनने में। पहली बात ये है कि इसकी क्लियर इमेज देखने के लिए कम से कम आपको इस मार्कर को मुझे 1/16 सेकंड तक दिखाना पड़ेगा। अगर उससे पहले आपने हटा लिया तो इसकी क्लियर इमेज मेरे माइंड में नहीं बनेगी। दूसरी बात, अगर आपने मुझे इसे दिखाया और आपने इसे हटाने के बाद 1/16 सेकंड से पहले आप इसे वापस ले आए, तो मुझे यह भी पता नहीं चलेगा कि ये मेरे आगे से हटा भी था। इसका मतलब यह है कि हमारे जो आईज हैं उसके अंदर क्या होता है, जो इमेज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो 1/16 सेकंड तक उसकी एक सेंसेशन बनी रहती है। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलते हैं बच्चों परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं?
और कहां यूज करते हैं इसको? सिनेमेटोग्राफी में। कहां यूज करते हैं? अभी बात करेंगे नेक्स्ट वन। देखो बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। देखो उसको ध्यान से समझना, ये ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में। अब देखो भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है ना। हमें क्या करना है? हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाना है थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले आप ये देखो बच्चों, यहां पर ये एयर है, यहां क्या है? एयर है, और यहां क्या है? यहां ग्लास है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जब एंट्री करेगी एयर से ग्लास में, तो आपको पता होगा कि ये एक रेयर मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो जाना तो देखो, अगर यहां कुछ भी ना होता तो ये सीधी जाती, तो ये सीधी जाती। लेकिन क्योंकि ये एयर से ग्लास में एंट्री कर रही है, क्योंकि ये एयर से, और भाई नॉर्मल ये रहा, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और ऐसे जाएगी। एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, ये वाली रे हमारी रे ऑफ इंसिडेंट है, ये हमने यहां पे लिख दिया कि रे ऑफ क्या है? ये इंसिडेंट है। यहां से पार होने के बाद ई एफ बन गई है, ये रिफ्रैक्टेड रे है हमारी, यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद देखो, क्योंकि ये तो ग्लास है और ये एयर है, अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। ये नॉर्मल है आपके पास, ये क्या है? नॉर्मल है। तो ये इस बार नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगी, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और एफ एस बनेगी। और ये क्या है? एफ एस, इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। ये रे ऑफ इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे है। समझ में आ गई बात? और भाई ये जो ई है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ये क्या है? एंगल ऑफ, अगर इसकी बात करूं तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ। तो भाई इसमें मुझे यही सब चीजें समझानी है। एक चीज और, ये मेरी सबसे स्टार्टिंग वाली लाइन है और ये मेरी सबसे आखिरी वाली लाइन है। इनके बीच में जो एंगल बनता है डी, उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, उसे एंगल ऑफ। तो इसमें करना क्या होता है? ये डायग्राम बनाना होता है और साथ में ये सारी चीजें क्या करनी होती है? मेंशन करनी होती है। या तो साइड में अलग से कर दो, अदरवाइज यहीं पे इनके साथ लिख दो। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट गेट्स बेंड ट्वाइस। दो बार बेंड होती है, एक बार एयर ग्लास इंटरफेस से और दूसरी बार ग्लास एयर इंटरफेस से। एयर ग्लास इंटरफेस एंड एट ग्लास एयर इंटरफेस। आगे कहता है द इमर्जेंट रे इज डेविएटेड बाय एन एंगल। देखो इमर्जेंट रे जो है वो एक एंगल से क्या होती है? डेविएट होती है। किसके साथ? इंसिडेंट रे के। देखो ये इमर्जेंट रे है, मैं आपको बताता हूं किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है आपसे फाइनल, एक तो इसकी बात कर रहा है ये, और एक इसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये दोनों रे एक एंगल से डेविएट होती हैं, जिसे एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। भाई ये आपकी सबसे पहले वाली थी, ये सबसे बाद वाली है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। कहता दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखो ये बात करेंगे नेक्स्ट वन। ये कहता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में। तो डिस्पर्जन होता क्या है, सुन लो ध्यान से बेटा। कहता है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब कोई बीम ऑफ लाइट किसी ग्लास प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है, इट स्प्लिट इनटू बैंड्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर। ये लाइट 7 डिफरेंट कलर में क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग क्या? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो पूरा एक बार देख लेते हैं दोबारा से। कहते हैं व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स अप इनटू अ बैंड्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। अब कहते हैं दिस स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट हैज 7 कलर। इसके पास कितने कलर होते हैं भाई? कौन कौन से होते हैं? विबग्योर,
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बात समझ में आ गई भाई? अब इसमें जो होता है रेड कलर सबसे कम अपने रास्ते से हटा, ब्लू बहुत ज्यादा घूम जाता है, वॉयलेट भी बहुत ज्यादा घूम जाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर, और नेक्स्ट वन टॉपिक बच्चों हमारा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा है बच्चों कॉजेज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के कॉज क्या है, क्यों वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हुए। देखो बेटा, किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर अलग अलग कलर अलग अलग स्पीड से चलते हैं, जिसमें रेड कलर सबसे तेज चलता है और वॉयलेट कलर सबसे धीरे चलता है। जो जितना तेज चलता है वो अपने पाथ से उतना कम डेविएट होता है, और जितना धीरे चलता है वो अपने पाथ से उतना ज्यादा डेविएट होता है। तो जब ये प्रिज्म पे गिरे होंगे, जब ये प्रिज्म के ऊपर गिरे होंगे, तो फिर हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा, क्योंकि रेड कलर बहुत तेज चलता है, क्योंकि रेड कलर बहुत ज्यादा तेज चलता है, इसीलिए रेड कलर गिरने के बाद अपने पाथ से बहुत कम डेविएट हुआ। लेकिन जो आपका वॉयलेट कलर था, जो आपका वॉयलेट कलर था वो बहुत धीरे चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से बहुत ज्यादा डेविएट हुआ, और इसी डेविएशन की वजह से क्या हुआ, सारे के सारे कलर अलग अलग हो गए। लिखा है मेन रीजन देखो क्या है, ये कहता है आपसे बच्चों, एज वी नो दैट light rays of different color travel with different speed in a particular medium, bends through different angles during refraction। रिफ्रैक्शन के ड्यूरेशन पे अलग अलग एंगल पे क्या होते हैं, डेविएट होते हैं, which causes dispersion of white light। अब देखो लिखा रेड कलर जो होता है मैक्सिमम इसकी वेवलेंथ होती है और ट्रैवल करता है फास्टेस्ट और डेविएट होता है लीस्ट, लेकिन वॉयलेट कलर उल्टा होता है, इसकी वेवलेंथ कम होती है, ये धीरे चलता है लेकिन डेविएट होता है बहुत ज्यादा। समझ में आ गई बात? डेविएशन का मतलब है अपने पाथ से अपने पाथ को चेंज करना। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है सॉरी ये कहता है बच्चों रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, इसका मतलब यह है कि हम एक प्रिज्म से अगर स्पेक्ट्रम बना सकते हैं तो क्या उसे दूसरे प्रिज्म से हम उसे कंबाइन भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, और उन दोनों को एक दूसरे के सामने बिल्कुल उसके इन्वर्टेड फॉर्म में रखना होगा। मतलब एक को आप अपराइट रखेंगे तो डाउन राइट रखेंगे। इससे होगा क्या, जब पहले वाला प्रिज्म उसे 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट करेगा, तो जो दूसरा प्रिज्म है उसके ऊपर 7 डिफरेंट कलर क्या होंगे वो इंसिडेंट करेंगे, और वो वापस कंबाइन होकर क्या बना देंगे, व्हाइट लाइट बना देंगे। क्लियर है? देखो लिखा है बच्चों, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब एक बीम ऑफ लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से पास होती है, इट स्प्लिट इनटू अ बैंड्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर नोन एज स्पेक्ट्रम। तो ये बन गया यहां पे स्पेक्ट्रम। ये क्या बन गया बच्चों, स्पेक्ट्रम। When this spectrum is allowed to fall on an inverted identical glass prism, inverted identical glass prism के ऊपर अगर आप इसे इंसिडेंट कराते हैं स्पेक्ट्रम को, तो ये क्या करता है, रिकंबाइन कर देता है और एक व्हाइट लाइट बना देता है, एक व्हाइट लाइट। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो ये था बच्चों रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर, और नेक्स्ट वन टॉपिक है बच्चों हमारे पास रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हाउ रेनबो फॉर्म, और वी कैन से रेनबो फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना है। देखो क्या कहता है बच्चों, ये कहता है अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर द रेन शोवर। जो रेनबो होता है वो जस्ट आफ्टर द रेन शोवर आपको दिखाई देता है। लिखा है इट इज caused by the dispersion of sunlight by a small water droplet which act like a small prism। ये कह रहा है कि बच्चों रेन शोवर के बाद पानी की छोटी छोटी बूंदें एटमॉस्फेयर में होती हैं और वो स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती हैं, जो व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में
स्प्लिट करती हैं, जिसकी वजह से रेनबो फॉर्म होता है। अब हमें यह भी समझना है कि रेनबो जब फॉर्म होता है कौन कौन से फिनोमिनाज वहां पर सीक्वेंस में होते हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले चलते हैं बच्चों इस पॉइंट पर। जब रे ऑफ लाइट यहां से किसी रेन ड्रॉप पे जाके टकराती है, रेन ड्रॉप पे जाके टकराती है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये एयर से पानी में एंट्री कर रही है। इसका मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है। इसका मतलब यहां पे एक फिनोमिना हुआ है, और उस फिनोमिना का नाम है बच्चों क्या? रिफ्रैक्शन हुआ नंबर 1 पे। उसके बाद ये स्प्लिट हो गया 7 डिफरेंट, इसका मतलब यहां पर बच्चों डिस्पर्जन हुआ नंबर 2 पर। पहले रिफ्रैक्शन हुआ फिर डिस्पर्जन हुआ। अब देखो, ये पानी में से गई और पानी में वापस आ गई। अगर जिस मीडियम में हो और उसी मीडियम में वापस आ जाए उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों तीसरे नंबर पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? और इस रिफ्लेक्शन को हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद आ जाओ इस पॉइंट पे वापस, ये फिर पानी से एयर में आई। इसका मतलब फाइनली दोबारा क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। मतलब यहां कुछ फिनोमिना सीक्वेंस में हुए, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन फाइनली रिफ्रैक्शन। तब जाके आपको क्या दिखा? रेनबो दिखा। आगे मैंने इसलिए मार्क नहीं किया था क्योंकि आगे यही समझाना है। देखो ध्यान से, आगे लिखा है दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स, ठीक है ना? द सनलाइट देन रिफ्रैक्ट, ये सही करना पड़ेगा, देन नॉट रिफ्रैक्ट, इट रिफ्लेक्ट, ये सही कर लेना भाई। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, क्लियर है? इसको इंटरनली क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, और फाइनली रिफ्रैक्ट अगेन, और फिर फाइनली क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, बाय वाटर ड्रॉपलेट्स वी सी द रेनबो। मतलब इन सभी फिनोमिनाज की वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा रेनबो फॉर्मेशन। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट पर, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? पहली बात तो देखो रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं भाई? रिफ्रैक्शन में कोई भी रे ऑफ लाइट एक डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर मीडियम में एंट्री करती है और अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड होती है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा गया है, इसका मतलब यह है कि जो रे ऑफ लाइट बेंड होगी वो एटमॉस्फेयर की वजह से होगी। भाई रिफ्रैक्शन है तो रे ऑफ लाइट बेंड होगी, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से रे होगी। देखो ये है क्या बच्चों? ये कह रहा है atmospheric refraction is due to the gradual change in the refractive index of the atmosphere। ये आपसे बताना चाह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेरी करता है। नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो सिचुएशन देखने में कुछ ऐसी होती है, मैं आपको अलग से बता देता हूं। देखो यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग होती है। सिचुएशन ये होती है कि ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं ये डेंसिटी बढ़ती रहती है पार्टिकल्स की। ये डेंसिटी, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स नहीं होते, डस्ट पार्टिकल, दुनिया भर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है भाई? तो नीचे क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो होता है नीचे डेंस होता है, और ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है थोड़ा रेयर होता है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट एंट्री करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसे हमेशा ऐसा फील होता है कि तुम एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री कर रहे हो। लेकिन ये एकदम चेंज नहीं होता, धीरे धीरे चेंज होता है। तो ये हर पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा बैंड होती रहती है, और फाइनली ये एक कर्व पाथ में अर्थ पर पहुंचती है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट कर्व पाथ में यहां तक पहुंचती है, इसकी आइज तक। और किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया है वो लेस डेंस है नीचे वाले एरिया से, और रे ऑफ लाइट को ऐसा लग रहा है कि तू हमेशा क्या कर रही है? एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ एंट्री कर रही है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट ना आकर एक कर्व पाथ में आती है, और इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? देखो आगे ये लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर
gradually increases towards the surface of the earth because hot air above is less dense than the cool air. जो हॉट एयर होती है वो लेस डेंस होती है कूल एयर से, नीचे ठंडी हवा होती है ऊपर गर्म हवा होती है. लिखा ड्यू टू दिस रे ऑफ लाइट ट्रेवल in atmosphere gradually bend towards the normal at every point seems to come in a curve path. ठीक है ना, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि भाई ऊपर वाला एरिया रेयर होता है, नीचे डेंस होता है, और वो ऑलवेज क्या करती है, एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करती है, जिसकी वजह से वो हर पॉइंट पर अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड करती रहती है, जिसकी वजह से वो एक कर्व पाथ में आती है. और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं. नेक्स्ट वन बात करेंगे अभी हम लोग. लिखे वाई स्टार सीम्स हायर देन दे आर एक्चुअल. ये कह रहे हैं जो स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो जहां होते हैं एक्चुअल में वहां दिखाई नहीं देते, होते कहीं और हैं, दिखाई ऐसा क्यों होता है. अब देखो ये बच्चा है एक, ये देखना चाह रहा है स्टार को. अब इसके साथ हो क्या रहा है, ये स्टार एक्चुअल में यहां है और यहां से जो रे ऑफ लाइट जा रही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सीधी नहीं जा रही है, ये कर्व पाथ में जा रही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. लेकिन ये बच्चा तो सीधा ही देखेगा ना, तो ये स्टार इसे यहां दिखाई देगा, ये स्टार इसे यहां दिखाई देगा, क्योंकि हमें तो वो चीज दिखाई देती है जहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है. तो रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर आइस की आइस पे तो दिखेगा तो यही, लेकिन दिखाई देगा यहां पर. बात समझ में आ गई, क्लियर है. तो भाई इसका आंसर देखो, लिखा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन a ray of light reflected from the stars enter into the earth atmosphere, it refract at many layers of atmosphere and bends towards the normal each time. normal की तरफ bend होती रहेगी. the upper layer of the atmosphere is rarer than the lower layer. ऊपर वाला एरिया रेयर होता है, नीचे वाला डेंस होता है. therefore the ray of light from the stars comes to our eyes of the observer in a curve path. ये कर्व पाथ में आती है. ड्यू टू दिस स्टार सीम्स हायर देन दे आर एक्चुअली. इसीलिए आपको जो स्टार्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं, उनकी पोजीशन. समझ में आ गई बात, क्लियर बात होगी भाई. नेक्स्ट वन बात करेंगे. तो ये कुल मिला के सारा का सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है किसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का. अब ये कह रहे हैं स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकल. भाई स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों. अब देखो स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इसके पीछे कोई सिंगल रीजन नहीं है, इसमें कई सारे रीजन है. पहली चीज तो ये कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है. यहां पर क्या है, यहां पर कि जो रे ऑफ लाइट आएगी स्टार से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सीधी नहीं आएगी. दूसरी चीज, द चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ द स्टार्स. जो स्टार्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते, तो कभी लाइट इधर से आती है, कभी लाइट इधर से आती है. और तीसरी बात यह है द मूवमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो भी आपस में क्या करती रहती है, अपने आप में मूव करती रहती है, जिसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो सीधी ना आकर एक जिगजैग फॉर्म में आती है, वो सीधी ना आकर एक जिगजैग फॉर्म में अर्थ तक पहुंचती है, जिसकी वजह से कभी लाइट ब्राइट आती है और कभी फेंट आती है, और जिसकी वजह से स्टार्स आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं. ये तीनों रीजन आपको पता होने चाहिए. क्लियर है. लिखा है द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द स्टार्स, द चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ द स्टार्स, द मूवमेंट ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. लिखा ड्यू टू द अबव रीजंस द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द स्टार्स समटाइम्स ब्राइटर एंड समटाइम्स फेंटर एंड हेंस स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकल. क्लियर बात है बच्चों. तो ये हमने बात की ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में. अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे हम लोग, वाई डू प्लैनेट नॉट ट्विंकल. ये कह रहे बच्चों प्लैनेट जो है वो ट्विंकलिंग नहीं करते जबकि स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं. देखो इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता दूं. इधर ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो. ये जो प्लैनेट होते हैं ना बच्चों, ये स्टार्स के कंपैरिजन में पास होते हैं.
स्टार्स बहुत दूर होते हैं। पहला रीजन तो यही है कि जो प्लैनेट होते हैं बहुत पास होते हैं एज कंपेयर टू स्टार्स। दूसरी बात यह है कि जो ये प्लैनेट होते हैं ये कोई सिंगल पॉइंट सोर्स नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ पॉइंट सोर्स होता है। ग्रुप ऑफ पॉइंट सोर्स से क्या मतलब है? आप मान लो एक एलईडी है मेरे पास और उस एलईडी में 250 बल्ब लगे हुए हैं। उन 250 में से कभी कोई बंद होता है, फिर वो जल जाता है, फिर दूसरा बंद होता है, फिर वो बंद हो जाता है, दूसरा जलता है, फिर एक बंद हो जाता है, फिर दूसरा जलता है। तो आपको पता नहीं चलता कि कोई बल्ब बंद भी हुआ था, क्योंकि 250 में से एक बंद हो गया, लाइट पे इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो क्या होता है कि वो ट्विंकलिंग इफेक्ट जो होता है, जो बल्ब बंद हुआ है उसने ट्विंकलिंग इफेक्ट क्रिएट किया, लेकिन बचे हुए जो 249 बल्ब है उन्होंने उसके ट्विंकलिंग इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। समझ में आई ना बात? वो एक दूसरे के ट्विंकलिंग इफेक्ट को कैंसिल आउट करते रहते हैं। तो दो रीजन मैंने आपको बताए, पहला कि ये पास होते हैं, दूसरी बात ये कोई सिंगल सोर्स नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ पॉइंट सोर्स होता है। लिखा है, अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स। पहली चीज तो ये पास होते हैं। दूसरी बात, द लाइट कमिंग फ्रॉम प्लैनेट कंसीडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, सिंगल नहीं है। देयरफॉर लाइट रेज कमिंग फ्रॉम प्लैनेट कैंसिल आउट देयर ट्विंकलिंग इफेक्ट। वो एक दूसरे के ट्विंकलिंग इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? तो दो मैंने बताया ना, जिससे एलईडी है ना उसका एक बल्ब पॉइंट सोर्स है लाइट का, ठीक है, लेकिन इसमें लगे हैं 250, तो वो क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ, मतलब एक लार्ज कलेक्शन हो गया पॉइंट्स, ठीक है ना। तो उसमें से अगर एक आध एलईडी बंद भी हो जाती है तो उसका इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देता। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट वन। तो यहां से दो क्वेश्चन हमने कवर कर दिए कि भाई जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते। समझ में आ गई बात? चलो चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर और बात करेंगे बच्चों, एक्सप्लेन द रीजन फॉर एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो। ये कह रहा है एडवांस सनराइज मतलब जो सन के निकलने का टाइम है उससे पहले आपको दिख जाए, और जो छिपने का टाइम है उसके बाद तक आपको दिखता रहे। सनसेट में डिले और सनराइज एडवांस। देखो ऐसा क्यों होता है और कितना होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा भी देता हूं क्या है। ये कह रहा था सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर सनराइज। कह रहा सन निकलने से पहले 2 मिनट पहले हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर सनसेट, और भाई छिपने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये कह रहा है बिकॉज द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सन ग्रेजुअली बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एट एवरी पॉइंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई सारी कहानी कि ये काम किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक। अब 2 मिनट अगर सुबह बढ़ेगा दिन और 2 मिनट शाम को बढ़ेगा तो ओवरऑल दिन 4 मिनट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? जिसकी वजह से पूरा दिन आपका 4 मिनट बड़ा हो जाता है। क्लियर है? अब देखो यहां कब आपको सन दिखाई देता है कब नहीं देता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं इसको? अब ये जो हॉरिजॉन है ना, ये सन हमें तब दिखाई देता है जब इस हॉरिजॉन से ऊपर आ जाता है। तो जब सन यहां पहुंचता है ना भाई, आपको सन तब दिखाई देगा जब वहां से रे ऑफ लाइट आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो रे ऑफ लाइट है जब ये यहां पहुंचता है तो ऐसे बैंड होके अर्थ पर पहुंचने लगती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से यहां होता है, जब ये यहां होता है हमें यहां दिखता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद यही काम शाम को होता है सनसेट के टाइम पे। जब ये यहां पहुंच जाता है तब हमें ये यहां दिखता रहता है। क्यों? क्योंकि यहां से भी रे ऑफ लाइट अर्थ पर पहुंचती रहती है। बात समझ में आ गई? दिखता यहां है, यहां नहीं दिखता, ये दिखता यहां, एक्चुअल में होता यहां है। बात समझ में आ गई? तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों? रे ऑफ लाइट सीधी ना आकर
बैंड होके आती है। क्लियर? चलो बात करते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक की, और नेक्स्ट वन टॉपिक है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे बच्चों स्कैटरिंग की। पहले हम बात करते हैं कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है किसी चीज को फैला देना। किसी चीज को क्या कर देना? मान लो किसी इस मार्कर पे कोई लाइट आए और ये लाइट को फैला दे, तो उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है ये, लिखा है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आ गई बात? किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट को बहुत सारी डायरेक्शंस में मूव करा देने को या स्कैटर करा देने को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। लिखा है द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब ये कह रहा है कि लाइट की जो स्कैटरिंग है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके वो गिर रही है, जिस पार्टिकल से वो जाके टकराएगी उस पार्टिकल के साइज पर, और दूसरा उस लाइट की वेवलेंथ पर, और वी कैन से उस लाइट की स्पीड पर। बात समझ में आ गई? अब यहां पे पता क्या होता है बच्चों, ये जो विप गियोर आप कलर पढ़ते हो, ठीक है ना, ये जो आप कलर पढ़ते हो इसमें पता क्या होता है बच्चों, मैं ऊपर से लिख देता हूं। यहां पे क्या होता है बच्चों, ये जो वॉयलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ ना बहुत छोटी होती है। इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, और इसकी वेवलेंथ इससे थोड़ी बड़ी होती है, इसकी वेवलेंथ इससे थोड़ी बड़ी होती है। ये ऐसे वेवलेंथ इनकी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज करती रहती है नीचे तक, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। जिसकी वेवलेंथ जितनी बड़ी वो उतना तेज चलेगा। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये छोटे पार्टिकल्स से भी स्कैटर हो जाती है। ये उससे थोड़े बड़े पार्टिकल से स्कैटर होती है। इसको और बड़ा पार्टिकल चाहिए, इसको और बड़ा पार्टिकल चाहिए, इसको और बड़ा और इसको और बड़ा पार्टिकल चाहिए। मतलब जितनी तेज ये आपकी लाइट चलती है उतना ही बड़ा पार्टिकल चाहिए उसको स्कैटर करने के लिए। इसका मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। स्कैटर का मतलब तो समझा दिया मैंने, फैला देना। ये बात लिखी है देखो यहाँ पे, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर द ब्लू कलर लाइट। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर लाइट को स्कैटर करते हैं, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं स्कैटर करते हैं रेड कलर लाइट को। आगे क्या लिखा है, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर द मोस्ट। छोटी वेवलेंथ जो होती है स्कैटर ज्यादा होती है, ठीक है ना, और लार्जर वेवलेंथ स्कैटर कम होती है। मतलब अगर कोई पूछे कि सबसे कम स्कैटर कौन होता है, रेड कलर होता है। सबसे ज्यादा कौन होता है, वॉयलेट कलर होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है बात? तो ये तो स्कैटरिंग के बारे में बात की। भी स्कैटरिंग पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है बच्चों, व्हाई द कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट इज रेडिश। जो सन है आपने देखा भी होगा, उसका जो कलर होता है वो सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे रेडिश दिखता है, लेकिन दिन में नून टाइम में वो व्हाइट दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप जरा यहां पे समझो, देखो भाई ध्यान से। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका मॉर्निंग टाइम होता है, मैं यहां पे अलग से दिखा रहा हूं आपको। ये मैंने अर्थ मान ली, ये हॉरिजॉन है। ये सन जब यहां से निकलता है तो सन का जो डिस्टेंस होता है ना यहां से यहां तक बहुत ज्यादा होता है। यहां से व्हाइट लाइट चलती है, बाकी सारे कलर रास्ते में ही स्कैटर हो जाते हैं ड्यू टू देयर शॉर्टर वेवलेंथ। अर्थ तक जो पहुंच पाता है वो केवल ऑरेंज, रेड, जो बड़ी वेवलेंथ वाले हैं वही अर्थ तक पहुंच पाते हैं, वही अर्थ तक पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से सुबह में ये आपको रेडिश दिखाई देता है, क्योंकि लार्जर वेवलेंथ ही यहां तक पहुंच पाती है, बाकी सब रास्ते में ही स्कैटर हो जाती है। अब बात आती है कि भाई दिन में व्हाइट क्यों दिखता है? भाई दिन में इसका जो डिस्टेंस होता है ना आपसे वो कम होता है, और जितने भी कलर इसके पास है वो सारे अर्थ पे पहुंच जाते हैं, और सबका कॉम्बिनेशन व्हाइट होता है, इसीलिए वो दिन में आपको
व्हाइट दिखाई देता है। अब एक बार पढ़ लें तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा है एट सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर टू द हॉरिजन, हॉरिजन के पास होता है, एंड द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ and also travel larger distance to reach the earth's surface. Due to this, blue colored light scatter in the atmosphere due to their shorter wavelengths. Therefore only red color waves reaches to our eyes. That's why it appear reddish. That's why it appear reddish at sunrise and sunset. अब देखो नोट भी देखो, यहाँ पे नोट क्या लिखा है, नोट में ये वाली बात लिखी है, इधर देखो नोट में ये व्हाइट वाली बात लिखी है, लिखा है ड्यूरिंग द नून, दिन में द सन अपीयर्स व्हाइट बिकॉज एट दिस टाइम द सन इज एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द, देयरफॉर द लाइट ऑफ ऑल द कलर रीचेस टू द अर्थ, अर्थ तक सारे के सारे कलर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये व्हाइट दिखाई देता है। समझ में आ गई बात, क्योंकि सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाइट होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो तो ये हमने बात किया, क्वेश्चन था एक हमारे पास स्कैटरिंग को लेकर। चलो नेक्स्ट वन बात करेंगे, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। देखो बच्चों, ये जितने कलर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि आसमान नीला क्यों दिखता है, ठीक है, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है, और सन जो है वो रेडिश क्यों दिखता है, ये जितने कलर वाले कॉन्सेप्ट है ना, इन सब के पीछे स्कैटरिंग है, इनके पीछे सबके क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। और जितने भी ये कॉन्सेप्ट है ना कि वो वहां था वहां क्यों दिखता है, वो वहां था वहां क्यों दिखता है, वो सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट है। क्लियर बात है, वो चमकता हुआ क्यों दिख रहा है, वो ट्विंकलिंग क्यों कर रहा है, इसमें सब में रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो भाई ध्यान से, ये कह रहा है कि भाई स्काई ब्लू क्यों दिखता है। देखो मैं बताता हूं ब्लू क्यों दिखता है, इधर ध्यान दो। एक्चुअल में आसमान में बहुत ऊपर ना बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो केवल शॉर्टर वेवलेंथ को ही स्कैटर कर पाते हैं, बड़ी वेवलेंथ उनसे स्कैटर, इसीलिए आपको स्काई ब्लू दिखाई देता है। लिखा है देखो, द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, दे कैन ओनली स्कैटर द ब्लू कलर लाइट। क्योंकि वो छोटे पार्टिकल्स हैं, केवल छोटी वेवलेंथ को ही क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, इसीलिए आपको जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू दिखाई देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, ये कहता है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द स्काई इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर। अरे अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, इधर ध्यान दो, अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो फिर तो ना छोटी वेवलेंथ स्कैटर होगी ना बड़ी। भाई छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करने के लिए भी तो फाइन पार्टिकल चाहिए, अगर पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो सब कुछ डार्क दिखाई देगा, सब कुछ। लिखा है इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ देन देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस एंड हेंस स्काई विल अपीयर डार्क, फिर आपको डार्क दिखाई देगा, क्योंकि ना स्कैटरिंग होगी और ना कोई कलर आपको दिखाई देगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम लोग। देखो बच्चों, ये टिंडल इफेक्ट पढ़ लेते हैं, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होती है, वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन से, किससे पास होती है, तो उस कंडीशन में पाथ ऑफ लाइट इनसाइड द सॉल्यूशन विजिबल हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज इतना होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, वो लाइट को। लिखा है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम, और वी कैन से कोलॉइडल सस्पेंशन होना चाहिए, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसमें आप वो एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, किसी रूम से जो है लाइट आ रही है अगर किसी रूम के अंदर, तो डस्ट पार्टिकल चमकने लगते हैं, और कैनोपी वाला एग्जांपल भी है, और बाकी मिल्क के अंदर अगर आप लाइट पास करते हैं तो मिल्क पार्टिकल भी चमकने लगते हैं। तो ये सब एग्जांपल हैं किसके, टिंडल इफेक्ट के, ठीक है ना। चलो अब हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में। व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल क्या है, ये क्रिटिकल एंगल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, ये क्रिटिकल एंगल बनता कब है पहले समझो, ध्यान से देखना मेरी बात को।
मैं अलग से समझाऊंगा। देखो ये मेरे पास, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्रिटिकल एंगल बनता कब है, इसकी कुछ अपनी कंडीशंस हैं, ये हमेशा नहीं बनता। ये तब बनता है जब कोई रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंट्री करती है, डेंसर से रेयरर में। भाई यहां मैं एक नॉर्मल भी बना लेता हूं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे नॉर्मल की। देखो अब एक रे ऑफ लाइट आती है यहां से, ये डेंसर से रेयर में जा रही है, नीचे से आई है ये, तो ये अवे द नॉर्मल चली जाएगी, मतलब ये इधर बैंड हो जाएगी, और इस एंगल को आप एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अगर मैं इस एंगल को इंक्रीज करूं और इस रे ऑफ लाइट को यहां से इंसिडेंट कराऊं, तो ये थोड़ा सा और इधर बैंड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा और बढ़ाऊं और मैं इसे यहां ले आऊं, तो ये इधर चली जाएगी। यहां पर अगर मैं देखूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है ना बच्चों, तो उस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसे ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसे क्रिटिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने अब इसे बढ़ाया ना, तो ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी और रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन। अब देखो ये क्या कह रहा है, मुझे तो सिंपल सी डेफिनेशन क्लियर हो गई। आप यहां पे अपनी फिगर में लिख लो कि बच्चों ये डेंसर है और ये रेयरर है, क्योंकि ये तभी काम करता है जब कोई रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है। देखो लिखा है ये, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, then the angle of incident for which the angle of refraction is 90 degree is known as critical angle। मतलब ध्यान से सुनना, सीधी सी बात यह है कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, देन एंगल आई को ही क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। समझ में आ गई बात? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 हो तो उस कंडीशन में इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। यहां भी वही चीज दिखा रखी, देखो ये इन्होंने बढ़ाया एंगल, तो ये क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल बना दिया। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे भाई, दैट इज कॉल्ड द TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? टोटल। अब जी ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब समझो क्या है। पहले रिफ्लेक्शन का मतलब समझो। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब रे ऑफ लाइट किसी मीडियम पे जाके टकराए और उसी मीडियम में वापस आ जाए, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, और दूसरे मीडियम में एंट्री कर जाए तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये एक डेंसर मीडियम है और वो एक रेयर मीडियम है। TIR दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये तभी काम करता है जब कोई रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंट्री करती है, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। अब ये इंसिडेंट रे जाती हैं और ये रिफ्रैक्ट होके उधर चली जाती है। अब इन्होंने क्या किया, इस एंगल की वैल्यू बढ़ाई, और जब बढ़ाई तो ये रे ऑफ लाइट, अब ये यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे आप पहुंच गए। अब आप क्रिटिकल एंगल पर पहुंच गए क्योंकि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। अब आपने इसे और बढ़ा दिया, ये है ना क्रिटिकल एंगल बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल है ना। अब किसी ने आगे क्या किया, इस क्रिटिकल एंगल को और बढ़ा दिया। जैसे ही इसने और बढ़ाया, इसने उधर ना जाके वापस आ गई इसी मीडियम में, और अगर ये उस मीडियम में ना जाके इसी मीडियम में वापस आती है तो इसे तो इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। इसे इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। ये उस वाले रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि वहां पे जो रे ऑफ लाइट होती है वो एक वेल पॉलिश्ड सरफेस पे डाली जाती है, और यहां पर क्या है? दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहां पर क्या है? दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैंने रेनबो फॉर्मेशन बनाया था ना, किसी ने ये नहीं सोचा कि जो रेनबो फॉर्म हुआ था उसमें रे ऑफ लाइट इसके अंदर से पार क्यों नहीं चली गई,
पार इसलिए नहीं गई क्योंकि जब वो यहां एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, जिसकी वजह से वो पार ना जाकर यहां टकराने के बाद वापिस आ गया। समझ में आ गई बात? क्लियर बात है भाई? तो ये हमने बात किया किसके बारे में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो क्या होगा, ये लिखा है हमारे पास, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू एंड इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, then it reflect back in the same medium and this phenomena is known as the total internal reflection। समझ में आ गई बात? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कहता है what are the necessary condition for TIR we can say total internal reflection। दो कंडीशन मेन है। पहला, रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है ना? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों? ray of light must travel from a denser medium to rarer medium and the दूसरी condition is what? second condition क्या है भाई? second condition है कि जो angle of incident है it must be greater than the critical angle। angle of incident क्या होना चाहिए? greater than critical angle होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है किसी को? अभी हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन टॉपिक, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोक्रोमेटिक एंड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। देखो, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर, सिंगल कलर। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमो का मतलब होता है कलर, और मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया सिंगल कलर। मतलब यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट होती है वो सिंगल कलर की होती है। कैसी होती है? लिखा है अ लाइट रे कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल कलर इज नोन एज द मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे सोडियम लैंप होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर की फ्लेम आती है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, इसका मतलब है इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे कलर होते हैं। जैसे ट्यूबलाइट से आने वाली कलर के अंदर 7 डिफरेंट कलर है, तो ये पॉलीक्रोमेटिक है। ये कैसी है? अ रे ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कलर इज नोन एज पॉलीक्रोमेटिक लाइट। दैट इज, जैसे कि सनलाइट है उसके अंदर भी 7 डिफरेंट कलर है, ट्यूबलाइट से जो लाइट आती है वो भी 7 डिफरेंट कलर है। क्लियर बात होगी भाई? तो ये हमारी इसकी थ्योरी थी, चैप्टर नंबर, सॉरी जो चैप्टर था हमारा ह्यूमन आई। क्लियर बात है भाई? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।